देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान की बेल पर सुनवाई चल रही है। एनसीबी जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कर रही है। एनसीबी ने अपनी दलील में कहा है कि क्रूज से बरामद ड्रग्स आर्यन और उसके साथी इस्तेमाल करने वाले थे। आर्यन के पास से तो ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन साजिश का वो हिस्सा रहे हैं। एनसीबी ने यह भी दलील दी कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की भी जांच होनी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता सेशंस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, इस वक्त क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही है और एनसीबी की तरफ से क्या जानकारी? जी बिल्कुल, लंच ब्रेक इस वक्त लिया गया है एनडीपीएस कोर्ट में। इसके बाद अब कोर्ट जब 245 को बैठता है तो एएसजी अनिल सिंह जो है वो अपने आर्गुमेंट्स फिर से शुरू करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होनी है। फिलहाल एनसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उनके बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि शौविक चक्रवर्ती एक इंपॉर्टेंट लिंक है, उनके पास से ड्रग नहीं मिला था जिस तरह से आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, और इसीलिए इस केस में आर्यन खान इंपॉर्टेंट लिंक है और उन्हें बेल नहीं देनी चाहिए। कई सेक्शंस का रेफरेंस दिया गया, सेक्शन 35 का भी रेफरेंस दिया गया, सेक्शन 27A का भी एनडीपीएस का रेफरेंस दिया गया एएसजी की तरफ से, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि फिलहाल अगर अक्यूज के पास से ड्रग्स नहीं मिला है तो ये बात अभी नहीं देखी जाएगी, बट जब ट्रायल होगा उसके मेरिट पर देखी जाएगी। विद्या हमारी संवाददाता कोर्ट में थी, उनके साथ सीधा जुड़ते हैं। एएसजी ने काफी महत्वपूर्ण आर्गुमेंट पेश किए इस केस में, अब क्या लगता है कि उनका क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट क्या था? देखिए, उनका साफ साफ कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रहा है तब तक में बेल नहीं दिया जा सकता। उन्होंने शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई का जो केस है वो दिखाया। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि क्योंकि आप डायरेक्टली इन टच विथ थे ड्रग पेडलर्स के साथ, भले ही आपके पास कुछ सामान नहीं मिला हो, जैसा कि हमने देखा है इस केस में आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ड्रग पेडलर्स के साथ बात करते हुए। इसमें ड्रग पेडलर कौन है? अचित। अचित का नाम खुद आर्यन ने ही लिया था, जिसके बाद अचित की गिरफ्तारी हुई थी। तो यही सब बात कह रहे हैं फिलहाल और केस बना रहे हैं पूरा, ताकि अदालत जो आर्यन चक्रवर्ती है, अरबाज है, उनको बेल नहीं दे। एक अगर आप बताएं कि बेल में किस तरह के जो आर्गुमेंट्स है वो मैटर करते हैं, क्या इस वक्त ड्रग्स मिला था, नहीं मिला था, या जो भी सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट है उसे एनालाइज किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, या ये देखा जाएगा कि आर्यन खान पुलिस कस्टडी में रह चुके हैं, आर्यन खान जुडिशियल कस्टडी में है, आर्यन खान का बाहर आना अगर इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट नहीं करता है तो उन्हें बेल देनी चाहिए, या फिर जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पर कोर्ट का फैसला हो सकता है? जी देखिए, वो तो वैसे ही उन्होंने कहा ही है। उनका अगर आप बेल भी देखिए उसमें वो कह ही रहे हैं कि आर्यन खान कोई आम इंसान तो है नहीं, इन्फ्लुएंशियल इंसान है, अरबाज भी एक्टिंग करते हैं, एक्टर हैं, तो ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, जो गरीब लोग हैं ऐसे नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो एनसीबी का साफ साफ कहना है कि अगर ये निकले तो फिर हमारे केस को हर्ट हो सकता है, और यही बात वो अदालत में बार बार कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत तो जैसे आपने भी कहा कि एनडीपीएस के सेक्शंस जो है थोड़े से स्ट्रिंजेंट है, उसमें आराम से बेल नहीं मिलता है। वही अदालत में बार बार कहा जा रहा है कि आप इस मामले को अगर देखें तो हाईकोर्ट ने कहा है कि बेलेबल ऑफेंसेस भी नॉन बेलेबल हैं एनडीपीएस के तहत, तो इसी वजह से सेक्शन पर तो जोर दिया ही जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग छूटे, क्योंकि अगर आप देखिए इंटरनेशनल ड्रग रैकेटिंग का जो चार्ज लगाया था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करके वहां से जो फॉरेन में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनसे आर्यन बात करते हुए नजर आ रहे हैं अपने व्हाट्सएप चैट्स में, उन तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी कर रही है। और इनका मानना यही है कि अगर आर्यन निकलते हैं तो हो सकता है, क्योंकि जब तक एनसीबी उन तक पहुंचे उससे पहले वह आर्यन शायद उन तक पहुंच के उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यही वजह है कि फिलहाल बार बार एनसीबी अदालत में यही कह रही है कि अगर इनको छोड़ा जाएगा तो हमारे जो पूरा केस है इन्वेस्टिगेशन उस पर प्रॉब्लम हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं और वो केस प्रेसिडेंट्स को लेकर करते हैं। क्या आर्यन खान का मामला जो है, जो उसके ऊपर सेक्शंस है, वो अरमान कोहली एक्टर है जिन्हें सेशंस कोर्ट से बेल मिली थी उनके जैसा है, या फिर शौविक चक्रवर्ती जिनके ऊपर हार्बरिंग और फाइनेंसिंग का भी सेक्शन लगाया गया था, इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी थी? तो किस तरह का मामला इस वक्त दिख रहा है? देखिए, आर्यन खान और अरमान कोहली का मामला थोड़ा डिफरेंट है। आर्यन खान के पास से कुछ मिला नहीं थी। अरमान कोहली का जो था वो उन्होंने एनसीबी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ इसलिए दिखाया था ये कहने के लिए कि जो बेल एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है वहां पे, क्योंकि इसमें कमर्शियल क्वांटिटी और इस केस की सुनवाई, बेल की सुनवाई सेशंस में ही हो सकती है। तो जाहिर सी बात है सबके सब सेशंस कोर्ट आ गए। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो शौविक से जरूर मिलता है ये केस, जैसा कि एनसीबी खुद बता रही है
क्योंकि इस पूरे मामले में शौविक के पास से भी कुछ नहीं मिला था, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस थे और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से। एग्जैक्टली यही चीज तो आर्यन के साथ भी है। अगर आप देखें, आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो दूसरे ड्रग पेडलर्स के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही व्हाट्सएप चैट, जैसा कि एएसजी खुद बता रहे हैं अदालत में कि इस पूरे मामले में उनका ट्रांजैक्शन है, वो बात कर रहे हैं कुछ ड्रग पेडलर्स से, वो भी इंटरनेशनल ड्रग रैकेटियर्स से। बिल्कुल, तो एक तरह से जो एएसजी ने आज आर्गुमेंट्स किए हैं एनडीपीएस कोर्ट में, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स और पूरे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर ड्रग्स रैकेट की बात सामने आती है। बिल्कुल मुस्तफा, अगर विद्या वहां पर हो तो जरा उनसे पूछिए कि क्या अभी एनसीबी जो है वो अपनी दलीलें पेश कर रही थी, क्या उसके बाद बिल्कुल अगर आप विद्या को बुला पाए, क्या उसके बाद आर्यन के वकील वो भी अपनी दलीलें वहां पर पेश करेंगे या फिर अब सीधे कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी? बिल्कुल विद्या, आपसे प्रोसीजर समझना चाह रहे थे थोड़ा सा कि कल डिफेंस लॉयर्स ने तो आर्गुमेंट कर दिए थे, आज एएसजी आर्गुमेंट कर रहे हैं एनसीबी की तरफ से, तो क्या इस आर्गुमेंट के बाद फिर से डिफेंस लॉयर्स कुछ सप्लीमेंट्री आर्गुमेंट्स कर सकते हैं या फिर सीधा कोर्ट के ऊपर होगा ऑर्डर करने के? जी नहीं, बिल्कुल रिजॉइंडर तो देना ही पड़ता है। देखिए, अभी तक जो केस जो अमित देसाई जो वकील हैं, इन्होंने जितना केस लिखा वो तो उनका खुद का केस था, लेकिन जो अब एएसजी ने कहा है उसका रिबटल तो देना ही पड़ेगा, उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अदालत में बार बार ये लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा समय एएसजी को अभी लगेगा अपना खत्म करने के लिए, फिर अमित देसाई फिर आर्ग्यू करेंगे। बाकी के जो दो वकील हैं दोनों आरोपियों के लिए, अरबाज के लिए, और वो लोग भी ले लेंगे थोड़ा समय। तो हो सकता है आज शाम के 5 बजे तक ये पूरा मामला में आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाए। जेंडर आर्ग्यूमेंट्स के बाद एएसजी भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स फिर से कर सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स जेंडर में किए गए। जनरली इतना समय नहीं मिलता है, आप एक ही समय है वो दिया जाता है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कह लीजिए तो अदालत रोकेगा नहीं, लेकिन हाँ यही माना जा रहा है कि आप अपना आर्ग्यूमेंट खत्म कर लीजिए। ज्यादातर जो आर्ग्यूमेंट्स है इस केस के वो खत्म हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में जब एएसजी कंप्लीट करते हैं, थोड़े रिजाइंडर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिटेल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, उसके बाद जज साहब के ऊपर होगा फैसला सुनाना। हम जानकारी लेंगे, नजर बनाए रखें आप। और इस बीच आपको हम बता दें कि ड्रग्स मामले में बीजेपी के हमलों को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कैसे उनके दामाद को फंसाया गया और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई। तो नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एनसीबी और बीजेपी दोनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीबी ने हाईकोर्ट में बेल के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। समीर खान की बेल रद्द करने के लिए लगाई अर्जी। तो एक तरफ एनसीबी का एक्शन, दूसरी ओर नवाब मलिक का हमला। उन्होंने जांच एजेंसी को घेरा है। आज सबसे खास बातचीत में उन्होंने कई सवाल उठाए। एनसीबी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज एक बार फिर से एनसीबी के खिलाफ एक पोल खोल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका यह कहना है कि उनके दामाद को फ्रेम किया गया था एनसीबी की तरफ से। क्या कहना है नवाब मलिक का, उन्हीं से जानते हैं। मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि आपके दामाद की जो गिरफ्तारी हुई थी वो पूरा फ्रेम अप है, क्या आधार है इसका? देखिए, मैंने पहले कभी ये नहीं कहा। मैंने यही कहा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और न्याय व्यवस्था पे हमारा पूरा विश्वास है। 8.5 महीने के बाद 27 सितंबर को जमानत जज साहब ने दी। उस जमानत के जो ऑर्डर्स हैं वो 12 तारीख के साइन हुए हैं, ऑर्डर्स 12 अक्टूबर को, और कल जो 13 तारीख थी वो पोर्टल पे लोड हुई और वहाँ से हमने निकाला। हमने तो देखा कि इंडिया टुडे पे भी वो खबर आई है कि किस तरह से गलत चीज़ें उसके अंदर की गई। पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं है उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज़्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। जो गांजा नहीं है उसे गांजा बताया गया। सीए रिपोर्ट में पूरी तरह से जो रिपोर्ट आई है, 200 किलो गांजा कहा जाता था, 7.5 ग्राम किसी लड़की के पास मिला था, उतनी ही पॉजिटिव है। कुछ 1 किलो जो है वो वेजिटेटिव कोई पार्ट है, पता नहीं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में 7.5 ग्राम के सिवा कोई चीज़ कवर नहीं। जो सीए रिपोर्ट है, जो देश की एजेंसी है उसकी है, गुजरात की है। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि 7 तारीख को जो 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था, उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया। इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मशहूर मॉडल और अभिनेत्री नोरा फतेही पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा कसने लगा है। आज नोरा फतेही से दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है।
ईडी के सवाल जवाब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है, जो कि कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। ये मामला 200 करोड़ का है। इसमें जैकलिन फर्नांडिस को पहले ही ईडी समन कर चुकी है। हालांकि कल जैकलिन को फिर से आना है, ईडी से सवाल जवाब होंगे। और आज दिल्ली दफ्तर ईडी के पहुंची है नोरा फतेही। तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी का इल्जाम है सुकेश पर। और इसके जाल में कहीं ना कहीं जब जैकलिन से पहली बार पूछताछ हुई तो जैकलिन ने बताया था कि सुकेश ने जैकलिन को भी फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी आगे जब पूछताछ हुई तो पता चला कहीं ना कहीं जैकलिन भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो एक बार फिर से अब जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ होगी और आज नोरा फतेही से ईडी पूछताछ कर रही है इसी 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। हालांकि नोरा फतेही ने भी पहले ये कहा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश हुई है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा ठग है, बेंगलुरु का रहने वाला है। इसके अलावा 4 इसके और साथियों को, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और लंबे समय से अपने आप को पीएमओ का कभी अधिकारी बताकर, कभी रक्षा विभाग का अधिकारी बताकर कई लोगों से ठगी कर चुका है। और अभी हालिया 200 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। तो रंगदारी ठगी का आरोपी है। 20 से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल ये तिहाड़ जेल में बंद है। और इसी मामले में नोरा फतेही को आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में बुलाया गया, पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें नोरा यहां पर पहुंची हुई है और नोरा से सवाल जवाब किया जा रहा है। क्योंकि कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही है कि नोरा फतेही के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में एसआईटी की टीम वारदात वाली जगह पर आशीष मिश्र, अंकित दास और ड्राइवर को लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि 3 तारीख को यहां पर, ये देखिए तस्वीरें आपको हम कुछ समय पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर एसआईटी की पूरी टीम इन 3 लोगों को लेकर पहुंची है। अंकित दास, आशीष मिश्र, जिस पर पूरा आरोप है इस पूरी घटना को अंजाम देने का, और साथ ही साथ ड्राइवर भी यहां पर पहुंचा हुआ है। और पूरे इलाके को घेर करके अब सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। यानी कि 3 तारीख को जो घटना हुई थी, किस तरह से वो घटना हुई, किस तरह से वो थार गाड़ी यहां पर आई और किसानों को कुचलती हुई यहां से चली गई, उन तमाम चीजों को। और उस गाड़ी के पीछे फॉर्च्यूनर में अंकित दास सवार था। उस अंकित दास को भी यहां पर लाया गया है। अंकित दास से भी सवाल जवाब होंगे और उस ड्राइवर से भी सवाल जवाब होंगे जो उस गाड़ी को चला रहा था। तो ये दूसरी तस्वीर आपको हम 3 तारीख के दिखा रहे हैं, जब ये घटना घटी थी, जिसमें 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी की टीम इन आरोपियों को लेकर के पहुंची है, अंकित दास, आशीष मिश्र और ड्राइवर। लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त हो रहे हैं 1:45। आप तस्वीरें पीछे देखेंगे अगर, फॉरेंसिक टीम इस वक्त आ चुकी है लखनऊ की और लगातार जांच करी। एक व्हाइट चौक से सड़क पर निशान बनाए गए हैं। ये एक दर्शाने के लिए कोशिश है कि थार गाड़ी किस स्पीड से कहां पर आई और कहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पर टक्कर हुई थार गाड़ी से जहां पर किसानों को रौंदा गया। और वहीं पर व्हाइट जो है एक मार्क बनाया गया पूरी सड़क पर, जिससे एस्टैब्लिश किया जा सके कि हाँ यही वो स्पॉट था जहां पर थार गाड़ी आई थी और उसी स्पॉट पर थार गाड़ी ने उन किसानों को कुचला था, उन लोगों को कुचला था। और फॉरेंसिक टीम फिलहाल जांच करी। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी तक अंकित दास, ड्राइवर शेखर और गनर लतीफ से पूछताछ हो चुकी है और अभी कुछ ही देर में आशीष मिश्रा को भी गाड़ी से निकाल कर आगे लाया जाएगा और पूछताछ करी जाएगी। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बताएं कि क्या सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी सीन रिक्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है। मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सीन रिक्रिएट टिकोनिया में हो रहा है। वही स्पॉट जहां पर 8 जाने गई थी 3 अक्टूबर के दिन। तस्वीरें मैं दिखाऊं पीछे आपको, तो यही वो स्पॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ टेप लगा है, पूरा क्राइम सीन कवर कर दिया गया है। यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है। आरएएफ के जवान यहाँ ऑलरेडी मुस्तैद हैं और गाड़ियां लगी थी। अभी बस थोड़ी देर पहले गाड़ियां थोड़ी सी आगे शिफ्ट करी गई हैं, यानी कि ये स्पॉट का, इस स्पॉट का क्राइम
रिक्रिएशन हो चुका है। यहाँ पर व्हाइट चौक से निशान भी बनाए गए, यानी कि जहां पर थार ने किसानों को रौंदा था उस स्पॉट को एक तरह से मार्क किया गया, एस्टैब्लिश करने के लिए क्राइम सीन को, और गाड़ियों को और आगे फॉरवर्ड किया गया। यानी कि गाड़ियां जब यहां से निकली, ये वही रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से जब गाड़ियां निकली तो किसानों को रौंदते हुए निकली और एक गाड़ी यहां पर गिरी थार। और जो तस्वीर अगर आप देख पाए मेरे पीछे, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, अगर ये आप अभी भी निशान यहां पर मौजूद है उस गाड़ी के गिरने के, और आगे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो और आगे इस वक्त आपको आप गाड़ियां देख सकते हैं, पुलिस फोर्स देख सकते हैं, एसआईटी की टीम, लखनऊ से आई फॉरेंसिक की टीम जो लगातार जांच कर रही है। पूरा रोड कवर किया जा रहा है, यानी कि जब इस डायरेक्शन से गाड़ी निकली होगी तब इस डायरेक्शन से गाड़ी किस स्पीड में कहां गई होगी, वो उसका पता लगाने की कवायद है। पूरा क्राइम सीन और क्या क्या हुआ। अंकित दास बहुत अहम किरदार, अंकित दास फॉर्च्यूनर में मौजूद थे। अंकित दास से पूछताछ यहां पर हो चुकी है, इसके अलावा ड्राइवर से हो चुकी है, गनर लतीफ से हो चुकी है और आशीष से अभी होनी बाकी है। और तस्वीरें मैं पीछे की दिखा रहा हूं आपको, लगातार फॉरेंसिक टीम के भी कुछ लोग आपको दिखेंगे व्हाइट कोट में। इसके अलावा यूपी पुलिस के जवान हैं और उसी में एसआईटी की पूरी टीम है जिसको लीड कर रहे हैं डीआईजी उपेंद्र कुमार। तो पूरी तरीके से पूरे एरिया को आप देख सकते हैं यहां पर कवर कर दिया गया। वही टिकोनिया है जहां के वायरल वीडियोस आए थे, और मैं जहां पर इस वक्त जिस तरह से पीछे लोग खड़े किए गए हैं, यानी कि वहां पर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है मेरे पीछे। और ये वही जगह है जहां मैं खड़ा हूं, यहीं पर गाड़ी पलटी थी, यही वो स्पॉट था जहां पर पूरी घटना हुई थी। तो अब देखना है कि इस पूरे रिक्रिएशन से यूपी पुलिस कितने तथ्यों को निकाल पाती है। पर फिलहाल आशीष मिश्रा से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। अंकित दास, ड्राइवर और गनर, इन तीनों से हो चुकी कुल 4 अभियुक्त यहां पर लाए गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा। और तस्वीरें मैंने आपको जिस तरह से दिखाई इस पूरे स्पॉट की, वो अभी भी मैं एक बार फिर से कैमरामैन से कहूंगा पीछे तस्वीरें दिखाएं। लोगों को बाकायदा किनारे किनारे खड़ा किया गया जिससे वो पूरा स्टैब्लिश हो सीन। जब वहां पर काले झंडे किसानों द्वारा दिखाए गए तब क्या गाड़ी डिसबैलेंस हुई या गाड़ी ने जानबूझकर कुचला, ये कुछ तथ्य हैं जो पुलिस रिमांड के जो इंटरोगेशन हुई तब भी कहे गए। यानी कि जब अंकित दास से पूछा गया तो अंकित दास ने भी कहा कि उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो गिल्टी नहीं है। पर सवाल ये है कि आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे या नहीं थे। वहां की करीब की एक दुकान जहां से सीडीआर निकाला गया है उसके नमूने भी एसआईटी के पास हैं। कुछ तथ्यों के साथ ही लगातार पुलिस रिमांड ली गई है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं पीछे की, ये विजुअल्स मैं आपको टिकोनिया की दिखा रहा हूं। ये वही स्पॉट है जहां पर 3 अक्टूबर की दोपहर में वो दर्दनाक घटना हुई। यहीं किनारे जहां झाड़ियां आप देख रहे हैं, यहीं पर गाड़ियां पलटी थी और यहीं पे जो बीजेपी कार्यकर्ता हो या हरिओम ड्राइवर हो, यहीं पर मौत के घाट उतारा गया था। जो वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं जिन किसानों की मौत हुई थी वो भी इसी स्पॉट पर, इसी पतली सड़क पर। आप देख सकते हैं कितनी पतली सड़क है। तो सड़क है वो कितनी पतली है, यहां से एक अगर गाड़ी निकलती है 4 व्हीलर तो अगल बगल ज्यादा किसी खड़े होने की जगह नहीं है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है जब किसानों को कुचला गया होगा तो शायद गाड़ी रोकी भी ना गई हो, सीधे सरपट जो है जैसा वीडियो में दिख रहा है थार भागी थी। इसके अलावा शिवम जायसवाल एक अहम क्रिएचर जो था वो थार से इसी स्पॉट पर जहां पे गाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे गिरी है, इसके पीछे का जो स्पॉट है वहां से जो है गिराया गया था और एक पुतला पीछे की तरफ। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें समर्थ, आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। पाकिस्तान बार बार नापाक साजिश रचता रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ अधिनियम की धारा 139 में फेरबदल कर उन्हें ज्यादा अधिकार सौंपी है। लेकिन चुनावी राज्य पंजाब में बीएसएफ की नई शक्ति से सियासत का एजेंडा सेट हो गया है। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवान कुछ इस अंदाज में आमने सामने होते हैं। लेकिन पंजाब से लगे करीब 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाकिस्तानी सीमा पर हालात ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश बार बार दिख जाती है। पिछले 20 महीने में ही पाकिस्तान से सटे पंजाब के गांव में 60 ड्रोन दिखे। इन ड्रोन से कहीं हथियार गिराए गए तो कहीं जासूसी के सामान। ड्रोन की साजिश थम नहीं रही। तमाम सख्ती के बाद भी हर महीने ड्रोन नजर आ जाते हैं। इसी महीने गुरदासपुर में ड्रोन देखे गए। ये सिलसिला सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून में भी जारी रहा।
मार्च में पठानकोट के बमियाल में ड्रोन आसमान में मंडराते मिले। सितंबर में एक के बाद एक 8 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया था। तब दिल्ली तक इससे हलचल दिखी। सुरक्षा को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई। ड्रोन की साजिश पर काबू पाने की हर जुगत भिड़ाई गई, क्योंकि इससे आतंकी हमले का खतरा है। ये अत्यंत संतोष का विषय है कि केंद्र सरकार ने वह निर्णय लिया जो कि महत्वपूर्ण है, सामयिकी है और राष्ट्रहित में है, क्योंकि विगत कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थीं और इसलिए 10 राज्यों में 2 यूनियन टेरिटरीज में इस जो सीमा रेखा थी 50 किलोमीटर की परिधि बीएसएफ को आवंटित कर गई है कि इस क्षेत्र में वे सर्च, सीजर, गिरफ्तारी करने के लिए सक्षम होंगे। खतरा सिर्फ ड्रोन से नहीं है, बल्कि लंबी सीमा होने से घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी का भी खतरा है। बीएसएफ का दायरा बढ़ने से सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा। नई शक्ति से उन्हें कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। अमित शाह जी को शायद प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य याद नहीं, पर मुझे याद है। उन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद तो खत्म हो जाएगा। तो अमित शाह जी किसके लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अनुसार तो आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए था अब तक। और दूसरी बात कि आप एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों में क्यों बार बार हनन करना चाहते हो? अगर आपको ये विशेष अधिकार यूज करने थे तो क्या आपने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बार उनको कॉन्फिडेंस में लिया? क्या पंजाब की कैबिनेट में डिस्कशन हुआ? आप लोगों के अधिकारों में हनन कर लेते हैं बार बार और फिर कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म। कभी गुजरात में भी सीमा से खतरा था। तब बीएसएफ को 80 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन का अधिकार था, लेकिन अब हालात बदले जाने से इस अधिकार क्षेत्र को कम किया गया। बंगाल में बांग्लादेश से लगी सीमा पर भी बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो गया। यहाँ ममता की सरकार है, यहाँ भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। गाजियाबाद में टायर फटने के बाद बेकाबू बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी, जिसकी चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरी बस, टायर फटने से हुआ भीषण हादसा। चपेट में आकर 3 लोग पूरी तरह घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से नीचे रात करीब 9 बजे तक अफरा तफरी मच गई जब एलजी कंपनी की ये बस पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे नीचे आ गिरी। नोएडा से आ रही इस बस में एलजी के 7 कर्मचारी सवार थे। हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई। कर्मचारियों को बस के शीशे तोड़कर निकाला गया। गाड़ी आ रही थी लालकुआ से जी, पता नहीं क्या हुआ है, शराब पी रखी थी, फेल हुई थी, उस साइड से इस साइड में आई और ये खड़ा था पीपल का पेड़, उसकी सपोर्ट लेकर ये सड़क पर गिर पड़ी, ना कि ये दुकान में घुस जाता। अच्छा, कितने लोग बस में सवार थे? 6 थे जी, एक एस्पार होगा ऊपर ही। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने भी बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकालने में मदद की। एलजी के कर्मचारी तो बच गए, लेकिन बस की चपेट में फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे 2 दोपहिया आ गए। 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। नोएडा से बस आ रही थी यहाँ गाजियाबाद के लिए। अभी जो पता चला है कि एलजी कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर ये बस नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। यहाँ पे टायर फटने से और रॉन्ग साइड की ओर एंट्री करते हुए ग्रिल को तोड़ते हुए नीचे गिरी है, जिसकी चपेट में 2 टू व्हीलर आए हैं। इनमें से अभी 3 लोग सीरियसली इंजर्ड होने की है, जिसकी अभी सूचना आ रही है कि शायद एक की डेथ हो गई है, जिसको भी कंफर्म किया जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों में ये मासूम बच्चा भी है, जिसको काफी चोटें आई हैं। हालात गंभीर होने पर बच्चे को बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है और कुछ और घायलों का इलाज चल रहा है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।